This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बिजनेस के ऊपर एक ओवरऑल नज़र डालेंगे और उसके जो कोई और इश्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे ताकि आज हमारा ये एरिया कंप्लीट हो जाए। बिजनेस इनकम जो है हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रॉम कैफ लेवल, एट कैफ लेवल, प्रैक्टिकल लेवल और फाइनल लेवल, सबके ऊपर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को इसके ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। जाहिर बात है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ मेमोरी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मेमोराइज करना ये आपका काम है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम इसमें डेवलप कर चुके हुए हैं, उसके क्या क्या नॉर्म्स हैं, कैसे उसको लेकर चलेंगे। अब जो हमारा चैप्टर नेक्स्ट आ रहा है उसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसको एक नज़र देख लें, उसके बाद हम चलेंगे। हमारा इसमें जो चैप्टर नंबर है ना जी 15, आपकी किताब का मुझे पता नहीं कौन सा है वो। चैप्टर 16 है सर, न्यूमेरिकल्स का। चैप्टर 16 है। चैप्टर 16 है वो, ठीक है। मेरे पास 15 तक है लॉसेस के, आपके पास 16 है वो। तो 16 चैप्टर जो है इंशाल्लाह अभी मेरे पास इधर सॉफ्ट फॉर्म में नहीं नजर आ रहा मुझे, तो उसको इंशाल्लाह वो डिस्कस करें। उसमें बाकी जो हमारे कॉन्सेप्ट है बिजनेस के, सैलरी के, तकरीबन आपका जितने 15 चैप्टर हैं वो सारे के सारे उसमें रिपीट हो जाएंगे। चलते हैं जी, हम पहले एक राउंड ट्रिप लें, उसके बाद बिजनेस के हमने कहा कि बिजनेस हमारा जो है उसमें दो चीजें बेसिक हैं। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अगर आप समझे तो इसके बेसिकली 3 मॉड्यूल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक देखिएगा, ये जो हमारे पास पहले इसका मैं ये कलर चेंज कर लूं सारे, ताकि हम दोबारा से इसको रिवाइज कर सकें। अगर आप देखें तो पहला मॉड्यूल जो है ये सिर्फ बिजनेस का है, ठीक है। इसको डेफिनेशंस की बजाय इसको हम इनकम कह सकते हैं कि बिजनेस से कौन कौन सी जो इनकम है वो जनरेट हो रही है। ये एक मॉड्यूल हो गया। उसके बाद ये जो भी आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा क्या चल रहा है, इसकी डिडक्शंस। और ये जो आगे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है इसको हम अगर ये कहना चाहें तो इसको सी पार्ट भी कहा जा सकता है, कि जिसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ने हमें सेक्शंस में सबसे पहले इनकम की बात की कि इनकम क्या है, ठीक है। तो इनकम उसने 3 तरह की इनकम को यहाँ डिफाइन किया। उसके बाद वो डिडक्शंस के ऊपर बात करता है। डिडक्शंस के ऊपर बात करने के बाद सेक्शन 32 में जाके उसने मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करना शुरू कर कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या अडॉप्ट करेंगे, कैसे उसको अडॉप्ट करेंगे, ये सारी चीजें उसके। पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकम को। लॉ ने कहा कि इनकम क्या है, उसने कहा जी बिजनेस इनकम सेक्शन 18 में डिफाइन किया। बिजनेस में हम बात करते हैं कि हमारी ट्रेड, कॉमर्स, यानी कोई भी शख्स कोई कारोबार करता है किसी चीज का, कुछ स्टॉक परचेज करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड। देखिए दुनिया में दो ही चीजें सेल होती हैं, या गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। जो फिजिकल गुड जो है जो आप परचेज करते हैं, चेयर परचेज करते हैं, इनको हम गुड्स कहते हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये सर्विसेज है। तो इसी तरह अगर आप सेल करेंगे, गुड सेल करेंगे, तो उसमें आप जो चीज प्रोड्यूस करेंगे आप उसमें लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स, और इसमें नीचे कर देंगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो सर्विसेज में आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो बेशक आप गुड्स प्रोवाइड करें या सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप उसकी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, उसमें से माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 18 हमें ये भी बताता है कि अगर कोई एसोसिएशन है, वो बेशक वो खुद अपने आप को ये कहती है कि जी मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं, लेकिन उसमें इशू ये है बेटा, ये एक ही बच्चे की मुझे मैसेज आ रहा है कि मेरी आवाज कट रही है। क्या बाकी स्टूडेंट के साथ भी ऐसा इशू है? जी नो सर, ठीक, बड़े सबसे तो आ रहा है। थैंक यू। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो बिजनेस इनकम में एक और भी उसने बिजनेस इनकम में बात की लॉ ने कि जनाब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस इनकम में कोई एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करती है, बेशक वो ये कहे कि जनाब मेरी ये बिजनेस इनकम नहीं, लेकिन हम उसको बिजनेस इनकम में ही लेकर जाए। जैसे हमने इसकी एग्जांपल कोट की कि हम कहते हैं कि जैसे पर्ल कॉन्टिनेंटल है, पीसी होटल है, इसके पास लाहौर क्लब है, ये सारे जो इदारे हैं ये अपने मेंबर्स को अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको जरा पर्ल कॉन्टिनेंटल की सैर भी करवा दूं। तो ये जो होटल है अपने, बेशक ही एसोसिएशन कहें कि जी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम फलाह बहबूद के लिए बने हुए हैं, लेकिन अपने मेंबर्स को अगर ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में जाएंगी? खाना भी वहां मिलता है आपको, सर्विसेज भी मिलते हैं, या आपको स्विमिंग पूल नजर आ रहा है उसकी आप मेंबरशिप ले सकते हैं, तो वो भी किस में जाएंगी? गुड्स एंड सर्विसेज में ही जाएंगी। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कोई बिजनेस करें और वो आपको बिजनेस की बजाय अपनी ही गुड्स प्रोवाइड कर, ये पॉसिबल है कि वो अपनी ही गुड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप लेट्स सपोज कि बहरिया टाउन जैसे है, बहरिया टाउन लाहौर के अंदर आप एक इंजीनियर हैं और आप उनको ये कहते हैं कि जनाब मैं आपको एक आपका जो ब्लॉक है वो मैं डेवलप कर देता हूँ, ठीक है, आपका एक ब्लॉक जो है मैं क्या करता हूँ उसको डेवलप कर देता हूँ। तो आपको बहरिया वाले ये कहते हैं जी हम आपको पेमेंट करने की बजाय हम आपको वहां 2 कनाल का प्लॉट दे देंगे, 1 कनाल का प्लॉट दे देंगे, तोहफातन हदियतन। तो लॉ कहता है ये तोहफा नहीं है, ये आपका तोहफा नहीं है, ये आपकी कंसिडरेशन है और ये टोटली टैक्सेबल है। अंडरस्टैंड, इसको हम गिफ्ट कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये चीजें भी लॉ सेक्शन 18 ने हमारे साथ डिस्कस की कि बिजनेस इनकम ये सारी चीजें फॉल करेंगी। हाँ, सेक्शन 18 ने एक बात ये कही कि अगर किसी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव ही इंटरेस्ट कमाना है, उसका मकसद जो है वो इंटरेस्ट है, तो फिर उसका वो बिजनेस इनकम में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि सेक्शन जो 39 है उसके अंदर भी ये कहा गया कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। यहाँ पर लॉ कहता है कि नहीं, वो फिर बिजनेस इनकम में जाएगा। जैसे बैंक्स है, अगर मैं इंटरेस्ट लूंगा तो मेरे लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, जबकि बिजनेस के लिए अगर कोई बैंक्स हैं उनके लिए बिजनेस इनकम ट्रीट की जाएगी। लॉ ने दो और चीजों को भी डिफाइन किया। उसने स्पेकुलेटिव इनकम को डिफाइन किया कि अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, और खासकर स्पेकुलेशन के अंदर आप ये काम करते हैं कि उसमें डिलीवरी नहीं होती, नो डिलीवरी, नो डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसमें गुड्स की डिलीवरी नहीं होती, तो वो जो है जो आपको उससे इनकम या लॉस जनरेट होगा वो स्पेकुलेटिव इनकम में जाएगा। और स्पेकुलेटिव इनकम जो है वो बिजनेस का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसके जो तमाम एक्सपेंसेस हैं उनको अलग रखा जाएगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अलग कैलकुलेट किया जाएगा अगर पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कोई एक्सपेंसेस बिजनेस और स्पेकुलेटिव इनकम में उनको बाइफरकेट नहीं कर सकते,
तो फिर आप क्या करेंगे कि उन दोनों की किसी बेस के ऊपर आप उसको पोर्शन कर लेंगे। जो हमारे पास बेस क्या होती है, हमारे पास वो नॉर्मली सेल बनाते हैं। इस तरह लॉ ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को जो कंस्ट्रक्शन के हैं जहां पर उसको डिफाइन किया कि इसकी हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हमने कहा कि सबसे पहले तो लॉ ने उसको डिफाइन किया, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उसने कहा जी वो 6 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, प्लस वो टैक्स ईयर को क्रॉस करे तो उसको हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम उसका जो रेवेन्यू है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे होगी, उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड है उसको आप डिवाइड करेंगे जो आपकी एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, टोटल एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है उसके ऊपर आप डिवाइड कर दें। तो ये आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगी। तो जितने परसेंट आपकी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उतने परसेंट ही आप क्या करें, रेवेन्यू ले लें, उतने परसेंट ही कॉस्ट को ले लें। ठीक है, ये मैं फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो आपने 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया, 1, 2 एंड 3, ठीक है, और आपकी जो टोटल कॉस्ट थी जो आपने एस्टिमेट की, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी वो लेट्स सपोज आपकी 100 मिलियन थी, 1000 कर लें। तो आपकी पहले साल में जो कॉस्ट इनकर्ड हुई वो लेट्स सपोज 300 है, नेक्स्ट ईयर में हमारे पास जो है वो 500 है और लास्ट ईयर में 200 है। तो इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे आएगी, इसकी आएगी आपका 300 जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई डिवाइडेड बाय आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसी तरह नेक्स्ट आपने जो कॉस्ट इनकर्ड की डिवाइडेड बाय आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट, फिर आपने जो कॉस्ट इनकर्ड की डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो अगर आप ये देखें तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका हुआ है। ईयर 1 के अंदर 30%, ईयर 2 में 50% और ईयर 3 में 20%। तो यानी आपका 100% प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका हुआ है। अच्छा, अब इसको कैसे, इसका रेवेन्यू बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपका जो रेवेन्यू है, लेट्स सपोज कि आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका वो 1500 है, 1500 मिलियन है, और आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड हुई वो है 1000। तो आपका इसमें नेट प्रॉफिट कितना है, वो है 500। दिस माइनस 500 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो 500 का जो 30% है वो आपकी टैक्सेबल बिजनेस इनकम यहां पर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपका जो 500 है उसका 50% इनकम टैक्सेबल यहां होगी और 500 का 20% इधर होगी। तो आप देखिए कि हमारा जो 500 है वो 3 सालों में टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी 3 सालों के लिए ही चला है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हर साल के मुताबिक जैसे हमने उसमें क्वेश्चन किया था वैसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने उसकी लॉजिक आपको बता दी कि इस तरह से हमारी जो कैलकुलेशन है वो होगी। तो 3 चीजों को लॉ ने पहले इनकम के तौर पे डिफाइन किया कि ये हमारी इनकम हो सकती है। स्पेकुलेटिव इनकम जो है वो आपके एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर भी टेस्ट हुआ और सेपरेट भी टेस्ट हुआ। तो इसलिए हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये चीज इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है और टोटल वो एरिया भी हो सकता है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें ताकि मैं फिर स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेकर चलूं। This conference will now be recorded. जी, अच्छा जी, अब चलते हैं हम डिडक्शंस के ऊपर। कि लॉ ने कहा कि आप जब अपना प्रॉफिट लेंगे तो उसमें से आपने एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वो हमारे, मैंने कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं।
ये तो ट्रायल था हमारा 24 का। अच्छा जी, इसमें देखिएगा कि ये उसके बाद हम बात करने लगे हैं कि एक्सपेंसेस की, कि हमें जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन कौन से अलाउ हैं और कौन कौन से हमें अलाउ नहीं है। उसके बाद लॉ ने बात की डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की, उसकी अलग से बात की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंसेस की अलग से बात की गई और जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनकी अलग से बात की गई। अब उसकी तरफ हम कहा जी एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एक्सपेंस ऐसे हैं जो आप बिजनेस में से माइनस कर सकते हैं। लॉ ये कहता है वो तमाम एक्सपेंसेस जो बिजनेस इनकम को ड्राइव करने में इस्तेमाल होंगे आप वो माइनस कर सकते हैं। अब हमने कहा कि ये जो एक्सपेंसेस हमने माइनस करने हैं वो कैश बेसिस पे करने हैं या अक्रूवल बेसिस पे करने हैं। कैश बेसिस से क्या मुराद है कि अगर मैं एक्सपेंस दे चुका हुआ हूँ तो वो पेमेंट कर चुका हूँ वो कैश बेसिस है, और अगर मैंने सर्विसेज हायर्ड कर ली पेमेंट नहीं की फिर भी वो मेरा एक्सपेंस है, जिसको हम एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो कहते हैं। तो लॉ ने कहा कि भी आप इसके लिए मेरा एक सेक्शन है मेथड ऑफ अकाउंटिंग का, वो अडॉप्ट करें। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हमने ये कहा कि आपके पास दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, एक है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है आपका एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने कहा कि कैश बेसिस को कौन कर सकता है, हु कैन अडॉप्ट। उसने कहा जी कैश बेसिस को इंडिविजुअल और एओपी अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने कहा एक्रूवल बेसिस को कौन अडॉप्ट कर सकता है, उसने कहा इसको इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। कंपनी के लिए ये कंपलसरी है, बाकी इंडिविजुअल एओपी के पास ऑप्शन है कि वो जाए, कंपनी जो है वो कैश बेसिस पे नहीं चल सकती। हमने कहा इससे होगा क्या, कैश और एक्रूवल बेसिस से क्या होगा। उसने कहा इसका इम्पैक्ट आपके एक तो कॉस्टिंग पे पड़ेगा, जब आप कॉस्टिंग कर रहे होंगे स्टॉक इन ट्रेड जो आपका है उसकी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त पड़ेगा। अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप मार्जिनल बेसिस को बेस बनाएंगे, और अगर आप एक्रूवल पे हैं तो आप एब्जॉर्प्शनल बेसिस हैं उनको लेकर चलेंगे। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शनल में क्या फर्क है, एक ही फर्क है, वो है फैक्ट्री ओवरहेड जो फिक्स एलिमेंट है उसका, वो मार्जिनल में ऐड नहीं होगा जबकि एब्जॉर्प्शनल में वो ऐड होगा। तो इससे ये पता चला कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शनल बेसिस है वो हमेशा ज्यादा ही होगी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर लॉ ने कहा कि आप इसको क्या करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी पे आप इसको लेकर चलेंगे। आप जो क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका आप उसको कॉस्ट और एनआरवी पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये दोनों के लिए होगा, इसके लिए भी यही तरीकेकार होगा और इसके लिए भी यही तरीकेकार होगा कि आप अपनी कॉस्ट और एनआरवी को ही बेस करेंगे, यानी आप अपने कॉस्टिंग जो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वो मार्जिनल या एब्जॉर्प्शनल पे करेंगे अकॉर्डिंग टू योर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन उसके बाद जब ये कर लेंगे तो फिर आपने ईयर एंड के ऊपर, ये बात याद रखें, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ईयर एंड का, तो फिर आप कॉस्ट और एनआरवी पे उसको कैलकुलेट करेंगे, विच एवर इज लोअर पे लेकर चलेंगे। ये हमने कहा कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग का हमारे ऊपर ये इम्पैक्ट आ सकता है, ये हमने उसमें बात की। उसने कहा जी ठीक है, और इसमें एक और उसने बात ये की कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग में उसने कहा कि व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने कहा जी आप इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेंगे और इसमें क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे आप लेस कर देंगे। तो इस तरह से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। ये वही तरीकेकार है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इस तरह उसने हमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर भी बता दिया कि आप इसको कैसे लेकर चलेंगे।
तो एडमिसिबल एक्सपेंसेस और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो भी हैं आप उसकी कैलकुलेशन अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक वो करेंगे। एडमिसिबल एक्सपेंसेस उसने कहा कि इसके अलावा वो बात तमाम एक्सपेंडिचर जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, आप उनको क्या करेंगे, उनको माइनस नहीं करेंगे, रादर उनके ऊपर आप डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या उनके ऊपर अमोर्टाइजेशन आप लेंगे। फिर हमने उनसे ये सेक्शन 20 से पूछा कि भाई हमें ये बताओ, अगर मैंने एनिमल्स परचेज किए हैं तो एनिमल्स तो बाज बार डिप्रिशिएट होने की बजाय एप्रिशिएट होते हैं, तो उसका क्या करो। उसने कहा जी आप उसका कुछ भी ना करें, आराम से रहें, जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे उस वक्त जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आप उसको कंसीडर कर लें, और इसके अलावा आपने कोई और काम नहीं करना। इसमें हमारे पास जो दूसरा सेक्शन था वो था इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था हमारे लिए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस डिस अलाउ हैं, इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर कौन कौन से। कौन कौन से हैं? कुछ एक्सपेंडिचर उसने कहा कि आर ऑलवेज डिसअलाउड, उसमें टैक्स है आपका, वो आपको डिसअलाउ है। पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आपको डिसअलाउ है, इसलिए एओपी के मेंबर्स की पेमेंट जो आप करेंगे वो डिसअलाउ है आपको। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपको माइनस नहीं होंगे, कोई भी आपका एक्सपेंसेस जो है। फिर उसने कहा जी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी आपको डिसअलाउ ही रहेंगे। फिर उसने कुछ एक्सपेंडिचर था वो कंडीशनली डिसअलाउ करती है। वो कंडीशंस क्या लगाई, एक उसने कहा जी आप जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल को इन्वॉल्व करें। दूसरा उसने कहा जी आप टैक्स काटेंगे। तीसरा उसने कहा जो आप पेमेंट करेंगे वो रजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे जो कि एटीएल में शामिल है, ये उसने कंडीशन लगा दी। बैंकिंग में उसने एक सैलरी का कहा कि वो सैलरी जो 25,000 से ज्यादा होगी आप उसको जो है, दो ही तरीके उसके लॉ ने बताए कि आप तरीकों से ही उसको करेंगे। पहला तरीका कि आप उसको क्रॉस चेक दे दें, दूसरा तरीका आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर की बात। दूसरी चीज जो है उसके अंदर उसने कहा बाकी तमाम एक्सपेंडिचर अगर वो 250,000 से एक्सीड कर जाए तो उसमें अगर आपने कुछ सिंगल पेमेंट जो 10,000 से ज्यादा होगी, अगर आपने 25,000 से ज्यादा होगी, 25,000 से ज्यादा होगी, तो वो आपने बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पे करनी है। यहाँ पर लॉ ने हमें क्या कर दिया, क्रॉस चेक को भी ऑन कर दिया, ऑनलाइन को भी कर दिया, ड्राफ्ट को भी यहाँ पर डाल दिया, और कोई और बैंकिंग चैनल को भी उसने यहाँ पर डाल दिया। लेकिन ये तमाम बैंकिंग चैनल सैलरी के लिए नहीं है, ये सैलरी जो है ये पर मंथ पर एम्प्लॉई है, और ये एक्सपेंसेस ये है। उसने कहा जी ये आपने पेमेंट यहाँ पर है, अदरवाइज ये डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक सवाल किया, अगर हम बिल्डिंग खरीदेंगे क्या बिल्डिंग के लिए भी हमें बैंकिंग चैनल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, हमें इसके लिए भी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम कैश के थ्रू कर दें तो फिर उसके ऊपर हमें डिप्रिसिएशन और अलीशन अलाउंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने उसकी वायोलेशन की है, इसलिए हमें उसके लिए वो भी डिसअलाउ हो जाएगी। ये बात हमने की बैंकिंग चैनल की कि हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर हमने सेक्शन 21 से पूछा क्या कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कर सकते हैं हम जिसके ऊपर ये बैंकिंग वाला इशू नहीं लगेगा। उसने कहा जी बिल्कुल, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें आपकी यूटिलिटी है, उसमें आपका फ्रेट है, उसमें आपके पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं, उसमें आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉ ने कहा कि ये आप विदाउट एनी लिमिट आप कर सकते हैं। ये बैंकिंग आ गया। फिर हमने कहा कि उसको टैक्स काटना है। उसने कहा जी हाँ, अगर आपने टैक्स काटे बगैर पेमेंट कर दी उसके लिए शर्त क्या है कि पहले आप विदहोल्डिंग एजेंट हो प्लस टैक्स कटता था, दो कंडीशन हो, और आपने टैक्स नहीं काटा, नो टैक्स विदहेल्ड। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई, या टैक्स विदहेल्ड किया और जमा नहीं करवाया, ठीक है, टैक्स काटा और नॉट डिपॉजिटेड,
फिर भी यानी अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट थे ही नहीं तो टैक्स बात खत्म होगी, फिर आपने टैक्स काटना भी नहीं था, जमा भी नहीं करवाना था। लेकिन अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, टैक्स कटना था और आपने टैक्स नहीं काटा या काट लिया और डिपॉजिट नहीं करवाया, तो ये डिफॉल्ट हो गया। अगर डिफॉल्ट होगा तो फिर आपको एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। हमने कहा कि सबके लिए, उसने कहा नहीं, अगर आप परचेजेस करेंगे, जो स्टॉक इन ट्रेड है आपका, उसका जो डिसअलाउंस है ना वो मैक्सिमम 20% तक है। यानी जो परचेज में डिफॉल्ट होगा वो सिर्फ 20% तक होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, कि मैंने एक ऑडिटर को पेमेंट कर दी, बिजनेस के लिए है 1 लाख रुपए की, इसका टैक्स नहीं कटना था, इसका मैंने टैक्स काटना था। अज्यूम करें कि मैं इसका विद होल्डिंग एजेंट हूं, ठीक है, तो इसका टैक्स कटता था 10%। तो मैंने इसमें से इसका 10% जो था वो माइनस करना था और इसको पेमेंट करनी थी 90,000 की। लेकिन मैंने क्या किया कि इसको जो पेमेंट कर दी वो पूरी ही कर दी, टैक्स नहीं काटा, इसका पेमेंट पूरी कर दी। तो डिस अलाउंस क्या होगा? 1 लाख रुपया। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं कि हमें, मैं इसको कॉमा लगा दूं जाके दिखने में आसानी हो जाए। ये हमारी सिचुएशन थी, अगर मैंने पेमेंट 90,000 की और टैक्स, उसका टैक्स भी काट लिया तो फिर मुझे ये अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फर्नीचर का कारोबार कर रहा हूं और मैंने चेयर्स को परचेज किया और मैंने इसका टैक्स कटना था, लेट्स सपोज 4.5%, तो मैंने टैक्स नहीं काटा, उसको पेमेंट पूरी कर दी, तो फिर डिसअलाउंस कितना होगा? वो टोटल का 20%। अब यहाँ यानी लॉ ने कहा कि अगर तुम परचेजेस की सारी पेमेंट कर दोगे विदाउट टैक्स काटे, तो आपका जो मैं डिसअलाउ करूंगा वो 20% कहूंगा। ये उसने एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दी। अब इसी तरह आप एक सैलरी की पेमेंट कर देते हैं, सैलरी की आपने पेमेंट की लेट्स सपोज 10 लाख की। अब आपने इसका जो टैक्स काटना था वो टैक्स था 5%, देख लीजिएगा मैं गलत ना कर रहा हूँ, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000। 20,000 आपने टैक्स काटना, सॉरी, ये इसको मैं इधर ले आता, और आपने इनको जो पेमेंट करनी थी वो करनी थी इस माइनस 9,80,000 रुपए की। आपने पेमेंट कर दी पूरी 10 लाख रुपए की, तो आपको डिसअलाउंस कितना होगा? 10 लाख रुपए। ये हमने बातें की। अब एक चीज और भी है कि ये लॉ ने फिर हमें ये कहा, उसने कहा जी ठीक है, अगर आप अपनी पॉकेट से ये पे कर दें, इसमें गालिबन जो सेक्शन है वो है 160 प्लस 161, आप खुद से ये टैक्स की अगर पेमेंट करते हैं, ठीक है, सेल्फ टैक्स पेमेंट, अगर आप अपनी पॉकेट से ये पेमेंट कर दें तो फिर क्या डिफॉल्ट होगा? तो लॉ कहता है फिर डिफॉल्ट खत्म हो जाएगा। मसलन आपने लाख रुपए की पेमेंट कर दी और इसका टैक्स जमा करवा दिया, इसका भी, तो सारी अमाउंट आपको अलाउ हो जाएंगी। ये फिर एक कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई कि क्या होगा, वो बात का मसला। इसमें जो इशू ये है कि अगर मैं पेमेंट कर दूं, ये मुझे एक्सपेंस अलाउ हो जाएंगे, ये जो मेरा एक्सपेंस है, तो क्या ये जो टैक्स मैं पे करूंगा वो भी अलाउ होगा? उसकी सिर्फ एक ही सूरत है, वो है सैलरी। जैसे ऑडिटर है, ऑडिटर का मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने लाख रुपए भी जमा करवा दिया प्लस इसका 10,000 रुपये मैंने अपनी पॉकेट से भी जमा करवा दिया, तो मेरा एक्सपेंस कितना हो गया? 1 लाख प्लस 10,000 इसका, तो मेरा एक्सपेंस कितना होगा? तो 1 लाख रुपए आपका एक्सपेंस होगा, 110 नहीं होगा, क्योंकि ये टैक्स आपको अलाउ नहीं है। लेकिन सैलरी के केस के अंदर आपका जो ओरिजिनल एक्सपेंस सैलरी पे करेंगे लाख रुपया प्लस उसका जो टैक्स है, ये दोनों अलाउ होंगे, क्योंकि लॉ ने हमें सेक्शन 13 के अंदर ये कहा है कि ये आप अगर उसको पे करेंगे, अपने एम्प्लॉय को टैक्स अगर उसका पे करेंगे तो वो उसका इनकम बन जाएगी, तो लिहाजा वो एक्सपेंस हमारा कंसिडर किया जाएगा। लॉ ने हमें इस चीज की इजाजत दी है।
ये था हमारा उसके अंदर दूसरा इशू। बाकी इसके अंदर ये है कि ATL के अंदर या वो सेल्स टैक्स की है, और उसके साथ थर्ड शेड्यूल को, जो थर्ड शेड्यूल्स की आइटम्स हैं उसमें आपके पास जैसे आ गई टी आ गई, चाय, ठीक है। इसके बाद आपके पास डिटर्जेंट आ गए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो सोप आ गया। ये थर्ड शेड्यूल जो है वो सेल्स टैक्स में जाके डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। प्लस इसके साथ सीमेंट को भी अब इन्होंने ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसी आइटम्स हैं, इनके अंदर लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और प्लस इसके साथ एक सेक्शन 21 में हमने डिस्कस किया, प्लस इसमें हमने 108B को भी डिस्कस किया। ये दो सेक्शंस हैं, इनके अंदर लॉ ने कहा कि अगर आप ये आइटम जो है वो उन लोगों को सेल करेंगे जो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर मैं आपको उसके जो एक्सपेंसेस हैं उस पर लिमिट लगा दूंगा। ये बातें हुई सेक्शन 21 की, जो सीधा सीधा बातें थी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते। This conference will now be recorded. जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेक्शन 22 प्लस सेक्शन 23, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो पहली हमने इसमें बात की कि मेथड कौन सा अडॉप्ट होगा। उसने कहा जी वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आप अडॉप्ट करेंगे, और उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कैलकुलेट कैसे की जाएगी, वो आप उसकी कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस माइनस करेंगे और प्लस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे। हमने कहा ये इनिशियल अलाउंस क्या है। उसने कहा जी इनिशियल अलाउंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 होगा, प्लस ये इसके अंदर जो है वो किन के ऊपर मिलेगा, एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर मिलेगा। और एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स कौन कौन से हैं, उसने कहा जी सारे ही हैं। जो भी डिप्रिसिएबल एसेट है वो एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट भी है, एक्सेप्ट फर्नीचर एंड फिक्चर उसमें शामिल नहीं होगा इनिशियल अलाउंस में। उसके बाद उसने कहा कि जी प्लांट एंड मशीनरी जो सेकंड टाइम पाकिस्तान में यूज हो रहा है वो उसमें शामिल नहीं होगा। व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर वो उसमें जो है वो शामिल नहीं होगी। ये चीजें इसमें आ जाए। वो एसेट जो 100% यूज हो चुका हो वो भी इसमें शामिल नहीं हो। तो फिर हमने कहा कि इसके ऊपर रेट क्या होगा इनिशियल अलाउंस का। रेट की हमने बात की, उसने कहा जी वो 25% है, और वो किसके ऊपर है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो प्लांट एंड मशीनरी अगर वर्ड यूज किया जाए और वो फर्स्ट टाइम यूज हो तो उसी के ऊपर फिर हमें इनिशियल अलाउंस लेना चाहिए, बाकी किसी के ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं लेना चाहिए। ये हमने उससे पूछ लिया। उसने कहा जी ठीक है। फिर हमने उससे सवाल किया कि भाई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होना चाहिए। तो लॉ हमें कहता है जी 10% बिल्डिंग का, IT इक्विपमेंट का 30%, बाकी तमाम के ऊपर 15%, और इसमें 100% जो है वो किसके ऊपर लगेगा, वो रैंप जो डिसेबल पर्सन के लिए बनाया जाए उसका रेट जो है वो 100% वो होगा। फिर हमने कहा कि हम इसका जो पॉलिसी क्या होगी, कैसे इसको अडॉप्ट करेंगे। उसने कहा पॉलिसी में दो तरीके हैं। वो एसेट जो आपने 1 जुलाई 1 2020 या उसके बाद खरीदे उनका तरीकेकार और होगा, ठीक है। और वो एसेट जो आपने इससे पहले परचेज किए उनका तरीकेकार और होगा। हमने कहा जी क्या होगा। उसने कहा जी वो एसेट जो आपने जुलाई 1 2020 को परचेज किए, जिस साल आप ईयर परचेज करेंगे, ईयर ऑफ परचेज, आप 50% आपको डिप्रिसिएशन मिलेगी, और ईयर ऑफ डिस्पोजल में उस एसेट के ऊपर फिर आपको 50% डिप्रिसिएशन मिल जाएगी आपको। इससे क्या मुराद है 50%, ये रेट है। उसने कहा नहीं रेट नहीं है। जैसे फर्नीचर है, उसकी जो कॉस्ट है हमारे पास वो है लेट्स सपोज 5 लाख रुपया, और इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो है 15%। अगर हम इसकी पूरी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो तो आएगी 7,500 रुपया, 75,000 सॉरी।
ठीक है, लेकिन चूंकि ये एसेट जो है अभी आपने परचेज किया है 1 जुलाई से पहले, अज्यूम करते हैं कि ये एसेट जो है वो 1 जुलाई से पहले परचेज किया गया, बिफोर, हमें पूरी डिप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन अगर यही एसेट 1 जुलाई या उसके बाद किया गया तो फिर हमें डिप्रिसिएशन आधी मिलेगी, यानी हाफ मिलेगी, 37,500। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। तो हमने उसे पूछा कि भी अच्छा फिर ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अगर पहले है तो उसने कहा जी अगर जो पहले वाले एसेट्स हैं अगर आप उनकी कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम उससे पहले करेंगे तो ईयर ऑफ परचेज में 100% डिप्रिसिएशन मिलेगी और ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ये तरीकेकार हमारा होगा। तो हमें एग्जाम के अंदर इस चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो एसेट परचेज किया जा रहा है वो कब परचेज किया जा रहा है और जो बेचा जा रहा है वो खरीदा कब था, उसको खरीदा कब था। अगर तो खरीदा था उसको 1 जुलाई 2000 से पहले, उसकी डिस्पोजल पे डिप्रिसिएशन उस साल नहीं मिलेगी। अगर वो 1 जुलाई 2020 या उसके बाद का है तो उसके ऊपर हमें 50% डिप्रिसिएशन मिलेगी। ये उसका एक तरीकेकार था। फिर सेक्शन 22 ने हमें ये भी गाइड किया कि अगर आप एसेट को बेच दें तो डिस्पोजल का जो गेन है किस हेड ऑफ इनकम में जाएगा। हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा हमारा, बिजनेस। उसने कहा जी ये आप इसको बिजनेस का ही हिस्सा बनाएंगे। फिर हमने उससे सवाल ये किया कि अच्छा भाई बिजनेस का हिस्सा बनाएंगे तो क्या बिजनेस इनकम में ऐड कर दें, should we add in the business income, ऐड कर दें। वो कहता है जी नहीं, आप हम इसका क्या करेंगे, जो हमारे एडमिन एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जैसे हम लिखते हैं जी सेल हमारे पास आ गई 1000 की, ठीक है, उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई आपकी, लेट्स सपोज -500, तो ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। हमने एडमिन एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, लेट्स सपोज -300, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स 200। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास। और ये नेट प्रॉफिट आ गया। देखिएगा कि मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि अगर हमारी सेल हो 1 लाख रुपया या 1,500 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 500। एडमिन एक्सपेंसेस हमने 300 के माइनस किए तो नेट प्रॉफिट आ गया 200 का। हमने एक एसेट बेचा है इस साल, उसमें हमें गेन हुआ है 20 रुपए का, ठीक है। अब उसका क्या करें, लॉ तो ये कहता है कि आप उसको बिजनेस इनकम में ऐड कर दें। देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1000 में इसको ऐड कर दूं, नेट प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, 2,20,000 या 220 हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा हमें, नुकसान इसका हमें बेटा ये होगा कि जब हम मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, टर्नओवर। तो देखिए पहले टर्नओवर मेरे पास था 1000, अब टर्नओवर कितना शो हो रहा है, 1020। और इस टर्नओवर का हमने लेना होता है 1.5% टैक्स पे करना होता है। इसमें मुझे नुकसान होगा ना। तो मेरा फिर जो पहले एक्चुअल टैक्स तो भरना था 15%, मिनिमम जो है, जो मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है, ये 26 मिनट का एक टॉपिक है, सेक्शन 113। उसके लिए हमें ये फिगर चाहिए होती है सेल्स की। अगर हम 20 को यहाँ डाल देंगे, दोबारा सुन लें, इसको यहाँ डाल देंगे तो हमारा जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाएगा और उसका जब 1.5% लेंगे तो वो बढ़ जाएगा, हमें टैक्स पे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली हम करते क्या है, सुनिएगा ध्यान से, आपने सुनना है। देखें इस फिगर को देखें, ये 220 है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि अभी बजाय इसको आप यहाँ डालने के, चूंकि एसेट की जो डिप्रिसिएशन थी वो भी तो यहाँ कहीं पड़ी थी ना, तो आप इसके गेन को क्या करें, यहाँ एडजस्ट करें। गेन को यानी जैसे 300 है तो इसमें प्लस कर दें 20,
यानी आप अपने एक्सपेंसेस को कम करने, अगर आपको इन एसेट के ऊपर गेन है तो क्या करें, एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर ले उतने से, और अगर आपको एसेट्स के ऊपर लॉस है तो क्या करें, एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर ले। यानी डिस्पोजल ऑफ एसेट को अपने करना, हमने जो हमें एसेट के ऊपर गेन या लॉस आएगा, एसेट के ऊपर गेन या लॉस आएगा, उसका ट्रीटमेंट क्या करना आपने, कि आपने उसको गेन को, एक्सपेंसेस को कम कर देना है और लॉस की शक्ल में एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देना है। ये वही रूल है जो आपको याद होगा, मैंने फॉरेन एक्सचेंज में आपको पढ़ाया था। अगर फॉरेन एक्सचेंज में आपको गेन आ जाए तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर लॉस आ जाए तो उसका बढ़ जाएगा। ये वो तरीकेकार है, ठीक है, ये है इसका। तो ये हमने उसके ऊपर सेक्शन 20 और 23 के ऊपर हमने बात की कि उसके बाद हमने बात की टेंजिबल और इनटेंजिबल्स के ऊपर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पहले पूछ लें आप। This conference will now be recorded. लें जी, अब हम चलते हैं जी, हमारे पास आ गया जी इनटेंजिबल एसेट्स और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स। ये दोनों किसके हैं, अमोर्टाइजेशन के हैं, कि आप उस पर अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। लॉ ने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एसेट हमारा इनटेंजिबल है भी कि नहीं है। अगर ये एसेट इनटेंजिबल है, उसकी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, फिर आपका ये एक्सपेंस नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर आपको अमोर्टाइजेशन मिलेगी। अमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो कॉस्ट है आप उसको डिवाइड करेंगे उसकी लाइफ के ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे 365 के ऊपर, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे आप जो उसके डेज यूज हुए हैं उस शहर में, उस टैक्स ईयर में, डेज यूज इन टैक्स ईयर, उस टैक्स ईयर में जो दिन यूज हुए हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पर हमने कहा कि कुछ एसेट की लाइफ डेफिनेट होती है, पता होता है, कुछ एसेट की लाइफ जो है वो डेफिनेट नहीं होती, नो डेफिनेट लाइफ। तो क्या करें, लॉ ने कहा अगर तो डेफिनेट लाइफ का पता है तो वो यूज कर लें, अगर लाइफ का नहीं पता तो फिर आप 25 ईयर उसकी लाइफ को कंसिडर अज्यूम कर लें। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर चलेगा। तो इनटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, फार्मूलाज, वेबसाइट्स, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। एक और लॉ ने चीज बता दी कि वो तमाम एक्सपेंडिचर जिनका फायदा 1 साल से ज्यादा हो, जैसे हैवी एडवर्टीजमेंट है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं, ये तमाम जो है हमारे किस में चले जाएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स में चले जाएंगे। क्या जो रिसर्च एक्सपेंडिचर है वो भी इनटेंजिबल है, क्योंकि उसका फायदा भी तो हमें कई सालों तक मिलता है ना, बल्कि पूरा कारोबार में बाज का 20-25 साल तक मिलता है। क्या वो भी है, तो लॉ ने कहा नहीं, वो रिसर्च एक्सपेंडिचर, अगर रिसर्च एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में जा रहे हैं तो आपका सारे का सारा एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा एक्सपेंस है जो रिसर्च की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा, नॉर्मल किसी एक्सपेंडिचर में फॉल कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको इनटेंजिबल में लेके अमोर्टाइज करेंगे। उसके बाद हमने दूसरा जो था प्री कमेंसमेंट का, उसके ऊपर हमने लॉ से पूछा कि भाई हमें ये बताएं, ये जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या है। उसने कहा कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो बिफोर बिजनेस होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आफ्टर बिजनेस हैं, ठीक है। जो बिफोर बिजनेस हैं वो तमाम के तमाम अमोर्टाइज होंगे एट द रेट ऑफ 20%, स्टेट लाइन के ऊपर। स्टेट लाइन के ऊपर अमोर्टाइज होंगे, पर डे की कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर बिजनेस के बाद भी हो सकते हैं, बिजनेस के दौरान, उसने कहा जी बिल्कुल हो सकते हैं। उसमें आपकी है कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी, में है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोटोटाइप और ट्रायल रन प्रोडक्शन, टेस्ट रन भी कहते हैं इसको, लॉ ने वर्ड यूज किया ट्रायल रन प्रोडक्शन जो है ये आप इसमें यूज करेंगे।
ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और आप इसको क्या करेंगे, अमोर्टाइज ही करेंगे। ठीक हो गया। ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का। फिर हमने बात की कि अगर एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाए तो उसके ऊपर कैसे इसको लेकर चलेंगे, एसेट की जो डिस्पोजल है उसको किस तरह से कंसिडर किया जाएगा। तो एसेट की डिस्पोजल के लिए लॉ ने हमसे जो बात की, उसने कहा डिस्पोजल के लिए यहाँ एक ही तरीकाकार है आपका, डिस्पोजल में आपकी होगी सेल प्राइस या कंसिडरेशन कह लें इसको, और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, और माइनस करेंगे इसमें से टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू आप लेकर चलेंगे। ये नॉर्मल इसका तरीकेकार है जो आप लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर लॉ ने हमें कंसिडरेशन की बात की, कंसिडरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो कैश में है तो कैश को लिया जाएगा, अगर वो इन काइंड है, आप कोई फर्नीचर दे रहे हैं, कोई यानी पैसे के अलावा कोई एसेट दे रहे हैं उनको, फर्नीचर दे रहे हैं, कोई बिल्डिंग आप दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज, उस केस में कंसिडरेशन क्या होगी, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन, जो आपने किया है उसको भी उसकी वैल्यू में ऐड किया जाएगा। फिर हमने लॉ से ये पूछा कि अच्छा हमें ये बताएं कि क्या ये एसेट जो है ये टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट भी एसेट दिया जा सकता है। उसने कहा बेशक ये टैक्सेबल हो या ये एग्जेम्प्ट हो। टैक्सेबल की क्या मिसाल है, जैसे हम फर्नीचर का कारोबार करते हैं, हम शॉपर का कारोबार करते हैं, कोई भी, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड टैक्सेबल है, या एग्जेम्प्ट जैसे आपका राइस है आप उसके कल्टीवेटर हैं, या वीट है उसके कल्टीवेटर हैं, तो एग्जेम्प्ट हो कोई भी दिया जाए तो फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर किया जा सकता है। फिर हमने कहा कि हम अगर एसेट को ग्रुप में एक्वायर करें तो क्या फिर भी फेयर मार्केट वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करेंगे। उसने कहा फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि आपके जितने भी एसेट हैं उन हर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, जो आपने पेमेंट की है, आपकी कंसीडरेशन है, उसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, उन एसेट की इंडिविजुअल फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप उसको कंसीडर करेंगे, उसको लेकर आप आगे चलेंगे। फिर हमने लॉ से ये पूछा कि भी आप हमें ये गाइड करें कि अगर हम जो है वो एसेट वो ले उसको एक्सपोर्ट कर दें एसेट को, उस सूरत में क्या होगा। उसने कहा एक्सपोर्ट में आपकी जो कंसीडरेशन है वो इज इक्वल टू होगी कॉस्ट। तो ये हम जाहिर बात है जब कॉस्ट के इक्वल कर लेंगे आपका जो गेन आएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा आपके एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन प्लस इनिशियल अलाउंस के। इसी तरह हमने लॉ से ये पूछा कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को है वो डिस्पोजेबल है उसको सेल कर दें, तो उसने कहा कि फिर आपकी जो कंसीडरेशन होगी इक्वल टू हो जाएगी, जो कंसीडरेशन तो लेंगे लेकिन आपकी जो कॉस्ट होगी, सॉरी जो फार्मूला में आप कॉस्ट यूज करेंगे वो इक्वल टू हो जाएगी आपके सेल प्राइस की, यानी उस फार्मूला के अंदर आप कॉस्ट को चेंज करके सेल प्राइस के साथ लेंगे। इसके अंदर भी हमारा जो चेंज आएगी वो यही होगी, दोनों के अंदर यही हमारा गेन भी बन जाएगा। ठीक है जी। फिर हमने ट्रांसपोर्ट व्हीकल का पूछा, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, उसकी उसने कहा जी जो मैक्सिमम आपको डिप्रिसिएशन मिल सकती है वो उसकी जो कॉस्ट है वो 2.5 मिलियन होगी। जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसका जो गेन होगा वो होगा, आप उसकी कॉस्ट, उसकी सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, डिवाइड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट के साथ और माइनस करेंगे उसकी जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है जो बेस कर रही थी 2.5 मिलियन के ऊपर, उसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा। फिर हमने पार्शियल यूज ऑफ एसेट की बात की, अगर पार्शियल यूज ऑफ एसेट की डिस्पोजल की जाए तो उसका गेन कैसे होगा। तो लॉ ने हमें गाइड किया कि उसका गेन आप कैलकुलेट करेंगे, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस
जो उसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है, और उस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू में आप ऐड कर देंगे डिप्रिसिएशन नॉट, ये डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड, वो आप इसमें से ऐड कर देंगे तो गेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इसके अंदर। फिर हमने डिस्पोजल में फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस को डिस्कस किया, तो यहाँ लॉ ने कहा कि आप जो अगर फॉरेन एक्सचेंज में गेन होता है तो आप उसकी कॉस्ट को लेस कर दें। गेन की सूरत में क्या करना है, रिड्यूस कॉस्ट या रिटर्न डाउन वैल्यू, और इन केस ऑफ लॉस फिर आपने क्या करना है, इंक्रीज कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको आप इंक्रीज कर लें। मेरा ख्याल है कि यही वो चीजें थी जो हमने, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे दोनों इसमें हो गए। इसमें हम अब जो है वो बैड डेट्स का कंसीडर करेंगे, ब्रेक नमाज की ब्रेक कर लें, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। और फिर हमने लॉसेस और मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 इसको रिवाइज करेंगे नमाज ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह मैं नमाज पढ़ के 4 बजे तक घर जाऊंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है जी। This conference will now be recorded. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो बात इसमें हमने स्टार्ट की वो जो करनी है वो है हमें साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स अलाउ है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और फैसिलिटीज वो भी बिजनेस कर सकता है, उसको अलाउ है। प्रॉफिट ऑन डेट अगर आप इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, किसी भी इदारे को या पब्लिक को, तो वो भी आपको अलाउ है। अब बात करते हैं बैड डेट्स की कि बैड डेट्स का क्या सिचुएशन है। बैड डेट्स के ऊपर लॉ ने दो तरह से बात की है। बैड डेट्स के ऊपर एक उसने कहा जी बैड डेट्स अलाउ कब होंगे, अलाउ होने की क्या सिचुएशन है। हमने सबसे पहले अलाउबिलिटी में पूछा कि क्या हमें प्रोविजंस अलाउ हैं, तो लॉ ने कहा नो, आपको बैड डेट्स के ऊपर कोई प्रोविजन अलाउ नहीं है। तो हमने कहा बैड डेट्स को कब माइनस करें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, तो लॉ ने हमें इसमें से गाइड किया। उसने कहा कि सबसे पहले तो ये है कि आपके बैड डेट जो है वो एक्चुअल बेसिस पे आपको अलाउ होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने उसको जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स फॉर कर लिया हो, यानी उसकी एंट्री पास कर ली हो। और दूसरी बात ये है कि ये प्रीवियसली आपकी इनकम का हिस्सा बन चुके हों, यानी ये टैक्सेबल बैड डेट्स। आपको इससे मुराद क्या है कि बैड डेट्स अलाउड अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम, अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम के अगेंस्ट अलाउ। तो एनटीआर के अंदर अगर आपकी कोई इनकम टैक्सेबल है तो उसके अगेंस्ट आपको अलाउ होंगे। अगर कोई इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है या वो एफटीआर में टैक्स हो रही है या वो आपकी कंपनी ही एग्जेम्प्ट थी, तो फिर आपको बैड डेट्स अलाउ नहीं होंगे। फिर हमने उनसे पूछा लॉ से कि भी हमें ये बताएं कि हमारे कुछ एम्प्लॉइज हमसे लोन ले जाते हैं, हम किसी को एडवांस पे कर देते हैं, हमारे एसोसिएट हमसे कुछ लोन ले लेते हैं, अगर वो बैड हो जाए, वो हमारे पैसे मार ले, तो फिर क्या होगा। तो लॉ ने कहा कि नहीं, वो भी आपको अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि वो टैक्सेबल ही नहीं थे, वो आपके टैक्सेबल नहीं थे, वो भी आपको अलाउ नहीं होंगे। फिर हमने कहा कि अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका काम ही लोन देना है, तो वो अगर लोन दें और बैड हो जाएं, तो उसने कहा यस, उनको अलाउ है, उनके लिए ये अलाउ है। फिर उसने कहा कि ये बात भी होनी चाहिए कि ये एक्सपेंडिचर जो आपके बैड डेट्स हैं, ये पता चल जाए कि ये इररिकवरेबल है, ये दीज आर इररिकवरेबल, ये रिकवरेबल नहीं है। अगर ये सारी कंडीशन अलाउ हो जाएंगी तो फिर ये ठीक है। फिर हमने लॉ से एक और हेल्प मांगी कि हमें ये भी बताया जाए कि आपने जो हमें बैड डेट्स अलाउ किए हैं, अगर उनकी रिकवरी यानी अलाउड और एक्चुअल में बाद में फर्क आ जाए, तो फिर क्या करना है। उसने कहा जो डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस है अलाउड में और एक्चुअल में, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमने कहा कि हमें गाइड करें कि कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। लॉ ये कहता है कि मैंने आपको अलाउ किए लेट्स सपोज 200,
आपके एक्चुअल हुए हैं 150, तो चूंकि मैंने अलाउ ज्यादा कर दिए, तो जिस साल आपको पता चल गया कि मेरे एक्चुअल जो है वो कम हुए हैं, तो आप 50 को क्या करें, दोबारा अपनी इनकम में ऐड कर लें। हमने कहा इनकम से ऐड करने से क्या मुराद है, क्या बिजनेस इनकम में ऐड कर लूं? उसने कहा नहीं, आप इसको एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर लें। वही तरीकेकार कि अगर मेरी इनकम है तो एक्सपेंसेस कम होंगे, और अगर लॉस है मजीद तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अच्छी तरह अगर उसने कहा कि अगर मैंने आपको अलाउ किए हैं 100 और आपके एक्चुअल हो गए 200, तो आप क्या करो, 100 जो है वो फर्दर मेरे से एक्सपेंस क्लेम कर लो, देने के बाद कि ये ठीक है वो आपको। अच्छा, अब ये एक चीज देखिएगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर मेरी हेल्प करनी है। बात बात हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं जरा आपको अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ। कि क्या एग्जामिनर हमें प्रोविजन दे के फिर ये बात कर सकता है या नहीं कर सकता। कि हम टी अकाउंट जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सही बन गया तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। लेट्स सपोज कि मेरे प्रोविजन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,50,000 रुपया। ठीक है, ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस हमें एग्जामिनर बता रहा है वो है वो लेट्स सपोज 4.5 लाख रुपए। ये हमें पता चल, तो जाहिर बात है कि आप जब बैड डेट्स की प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आपने पूरे साल में जो प्रोविजन क्रिएट की वो कर दी लेट्स सपोज 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आपने हो गया, इज इक्वल टू सम करेंगे, ये हमारे पास आ गई। तो ये साइड हमारे पास 6,50,000 आ गई। इसी तरह हम इसका भी करेंगे तो ये भी हमारे पास आ गई। अब देखिएगा ये साइड कितनी छोटी है, तो हमारे बैलेंसिंग जो फिगर आएगी वो यहाँ आएगी, और वो क्या होंगे, बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स हमें कितने डालने हैं, फिर यहाँ पर 250,000, ये हमें फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगी, सॉरी 200। अब देखिए दोनों साइडें हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो एक दो दफा एग्जामिनर ने ऐसी हरकत भी की है कि उसने हमसे एक्चुअल बैड डेट्स उसने क्लेम किए। दोबारा सुनिएगा, ये देखिएगा ये जो फिगर है ये वाली, एग्जामिनर ने क्या किया कि हमें ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया, ये मैं इसको ब्लू कर रहा हूं, और क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया। ठीक है, अब इसमें से दो फिगर जो आपको नजर आ रही हैं, एक ब्लू, एक येलो और एक ग्रीन, इन दोनों में से कोई एक फिगर वो मिस कर सकता है। और उसने अगर उसने कह दिया कि जी प्रोविजन जो क्रिएट की है वो 500,000 है और एक्चुअल बैड डेट्स 200,000 है, इसका मतलब अगर ये प्रोविजन क्रिएट की गई है तो हम इसको एड बैक करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट, और इसको लेस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल बैड डेट्स लेस होने चाहिए और ये ऐड होने चाहिए। और अगर उसने हमें एक्चुअल की पोजीशन दे दी है तो फिर हमें प्रोविजन मिल जाएगी। तो इस तरह से उसने एग्जामिनर ने एक आध दफा आपको मिलेगा कि उसने आपसे ये अकाउंट भी ड्रॉ करवाया हुआ है। तो बैड डेट्स हम यहाँ से लेकर चलेंगे तो यहाँ से हमें दोनों चीजें मिल जाएंगी। और बाद औकात वो एग्जामिनर नरेशन की फॉर्म में भी आपको दे देता है, कहता है जी प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड is 500,000, whereas actual bad debts were rupees 200,000। ये लाइन लिख के दे दे या आपको अकाउंट बनवा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स ट्रीटमेंट वही होगा कि प्रोविजन जो है वो हमें डिसअलाउ है उसको एड बैक करेंगे, और एक्चुअल बैड डेट्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा उसने एक दफा ये हरकत भी की, उसने कहा ये जो बैड डेट्स है ना 2 लाख रुपया, इसमें 25,000 रुपया एक एम्प्लॉय के पैसे भी हमने बैड डेट्स में डाले हुए हैं।
तो इसका मतलब ये है कि फिर ये जो 2 लाख रुपया है ये सारे का सारा हमारी ट्रेडिंग नहीं है, ये हमारा ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा क्या है, इसमें 25,000 रुपया एम्प्लॉय का है, तो हमारा एक्चुअल जो होगा 175 हो जाएगा। बात एग्जामिनर जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो जो लाइन लिखी है आपको नजर आ रही है इस तरह से देता है कि जी प्रोविजन 5 लाख है जबकि एक्चुअल 2 लाख है। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम अपने प्रॉफिट में 5 लाख को ऐड बैक कर देंगे, 2 लाख को माइनस कर देंगे। और बाज़ औक़ात क्या करता है कि आपको प्रोविजन की शक्ल में देता है, आपसे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट सीखता है कि क्या इस बच्चे को अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट का पता है कि कैसे उसको डील करते हैं। तो वो क्या कर रहा है, आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया और साथ प्रोविजन बता दी, तो एक मिसिंग फिगर छोड़ दी। या तो बैड डेट्स बता के प्रोविजन आपसे कैलकुलेट करवाएगा या प्रोविजन बता के बैड डेट्स कैलकुलेट करवा रहा है, क्योंकि हमारा ताल्लुक इन चीजों के साथ है। तो एनी हो वो हमें अकाउंट से कैलकुलेशन करवा के करवाए या हमें नरेशन की फॉर्म में दे दे, हमने प्रोविजन को ऐड बैक करना है और बैड डेट्स को माइनस करना है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए। तो ये हमारा ये अकाउंट आ गया, इसके ऊपर हमने ये सारी अब चलते हैं लॉसेस के ऊपर कि लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा और मिनिमम टैक्स क्या होगा। लॉसेस के लिए हमें अपने तमाम हेड ऑफ इनकम का पता होना चाहिए कि हमारे हेड ऑफ इनकम क्या है। लॉसेस में एक हम यहां पर लिखते हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम और यहां इसके आगे हम लिख देते हैं फॉरेन सोर्स इनकम, ताकि कंपैरिजन में दोनों चीजें। सैलरी हो सकती है हमारे पास, फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है, स्पेकुलेटिव इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन्स हो सकता है। ये देखें आपको घर में वर्क फ्रॉम होम का फायदा क्या हो रहा है, आपको हर चीज आपको पता चल रही है कि अगर आप सही नहीं पढ़ाएंगे तो बर्तनों की आवाजें भी आ सकती हैं और ये बर्तन आपके सर पे भी आ सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बाहर होते हैं, घर में नहीं होते। आ गया जी हमारे पास, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सैलरी में लॉस नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान सोर्स इनकम में ना फॉरेन सोर्स इनकम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर आपको लॉस होगा तो ये क्या होगा, किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, बिजनेस के अगेंस्ट, स्पेकुलेटिव के अगेंस्ट, कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट। फॉरेन सोर्स अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस होगा तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6 सालों के लिए और एडजस्ट होगा अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉरेन सोर्स की बात, इसमें कोई और इशू नहीं होगा। अब यहाँ पर ये दूसरा सवाल कि ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ये क्या फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है? द आंसर इज यस। ये जो आपको इसमें बिजनेस इनकम, स्पेकुलेटिव इनकम, कैपिटल गेन वगैरह नजर आ रहा है, ये दोनों शामिल है। तो यहाँ जो फॉरेन सोर्स इनकम है, क्या इसमें फॉरेन सोर्स इनकम, बिजनेस इनकम पाकिस्तान के अगेंस्ट या किसी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है? द आंसर इज नो, ये एडजस्ट नहीं होगी। इसी तरह जो बिजनेस इनकम है ये सेट ऑफ भी हो सकती है और कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है, दोनों ऑप्शंस मौजूद है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है। ये सेट ऑफ किसके अगेंस्ट हो सकती है? देखिएगा, सेट ऑफ होने के लिए इसके पास जो मौजूद है वो है आपकी सारी स्पेकुलेटिव इनकम प्लस कैपिटल गेन प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सब के अगेंस्ट हो सकती है। लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 6 सालों के लिए इसके पास सिर्फ बिजनेस प्लस स्पेकुलेटिव इनकम होगी, इसके अलावा किसी और हेड में एडजस्ट नहीं होगी।
स्पेकुलेटिव इनकम सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगी सालों के लिए, 6 सालों के लिए, और किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगी? सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट, किसी और हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगी। उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। कैपिटल गेन्स के अंदर इसको हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़े। कैपिटल गेन में एक लॉस है हमारा अंडर सेक्शन जो नॉर्मल एसेट है 37, और एक है हमारे पास सिक्योरिटीज। तो 37 का जो लॉस है वो सेम ऐसे ही है जैसे कैपिटल गेन का है, और वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? पूरे कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। यानी ये अंडर सेक्शन 37, 38, 37 ए के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है फ्यूचर में 6 सालों के लिए। सिक्योरिटीज का लॉस जो है वो सिर्फ सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, और ये कैरी फॉरवर्ड होगा 3 सालों के लिए, और सिर्फ एडजस्ट होगा अंडर सेक्शन 37A। सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, किसी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। अब चलते हैं इसके ऊपर कि यहाँ बिजनेस लॉस क्या है। यहाँ बिजनेस लॉस का वही रूल है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का था, होने के बाद ये बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। स्पेकुलेटिव जो है इसका भी यही होगा कि स्पेकुलेटिव जब होगा कैरी फॉरवर्ड तो ये स्पेकुलेटिव के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, अपने हेड में ही एडजस्ट होगा। कैपिटल गेन्स का भी एक ही रूल है कि कैपिटल गेन ये कैरी फॉरवर्ड होगा और 6 सालों के लिए अपने हेड के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। ठीक है, ये कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। ठीक है, सिक्योरिटीज का मैं ये कंफर्म भी कर लूंगा कि सिक्योरिटीज के लिए क्या है, क्योंकि इसमें हमारे लोकल लॉ में चेंज आई है, फॉरेन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, फॉरेन में हमें कोई चेंज नहीं है, तो क्या सिक्योरिटीज उसमें फॉल कर सकती है? द आंसर इज यस। तो फिलहाल इसको हम कैपिटल गेन ही लिखते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज का तो लॉ ने कहा है सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। चले इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, इसको जरा देख लेते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा और अपने हेड के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। ये सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। ये मैंने पिक्चर आपके सामने दोनों बना दी। लॉसेस का ट्रीटमेंट मैंने आपके सामने लिख दिया, पाकिस्तान का और फॉरेन सोर्स का। जी, कैब लॉसेस की भी समरी मैंने आपको दोबारा सेंड कर दी है। इसके अंदर एक चीज सिर्फ रह गई थी, वो हम कभी किसी बात में डिस्कस करेंगे। वो लॉ ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन के ऊपर, एंड अमोर्टाइजेशन के ऊपर, कि आपकी जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, और उसकी शर्त पता क्या है, उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर टैक्सेबल इनकम किसी बिजनेस की वो 10 बिलियन या उससे ज्यादा हो, तब जाके ये कंडीशन लगेगी। आपकी उसमें मैं अभी सिर्फ बता देता हूं कि आपकी जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस हैं ड्यू टू डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो आपकी जो करंट ईयर बिजनेस लॉस है वो उसको सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं। ड्यू टू ब्रॉड फॉरवर्ड जो बिजनेस लॉसेस हैं ड्यू टू डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, आपकी जो करंट ईयर बिजनेस है, करंट ईयर बिजनेस इनकम को 50% तक कम कर सकते हैं, अप टू 50% तक कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कम नहीं कर सकते। ठीक है, और इसकी एक इलस्ट्रेशन मैंने आपकी किताब में भी दी हुई है। This conference will now be recorded.
7 जो है उसकी एक डिस्कशन हो रही है। आई कैप ने इसके ऊपर एक बात की थी, मैं उसी को बेटा आने लगा हूँ, या अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन की बात करे लगा। आई कैप ने एक बात की थी और मैं उसी बात के ऊपर इसको लेकर चल रहा हूँ। आई कैप ने ये कहा था कि ये सेक्शन गलती से रह गया है तो आप इसको सिलेबस में ऐड कर लें। अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ लेकिन टेस्ट हो सकता है। इसमें मैंने 2 सिचुएशन क्रिएट की हैं, आपके नोट्स में ये शामिल भी है। ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, इसका ताल्लुक जो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के साथ है। ये बात भी आपने जहन में रखनी। अज्यूम करें कि सिचुएशन 1 के अंदर हमारे पास जो रेवेन्यू है वो फंड 100 का है। मैं 1 मिनट इसको कॉपी कर लूं एक्सेल के अंदर ताकि वहां हमें करने में आसानी हो। ये आ गया जी हमारे पास। इसको जरा आपने ध्यान से, जहां आपको समझ ना आए वहां आपने मेरे से पूछना है कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। अज्यूम करें कि हम नॉर्मल जो है वो चल रहे हैं। हमारा एक बिजनेस है, उसका जो रेवेन्यू है वो 100 मिलियन है और उसकी एडमिन एक्सपेंसेस है वो 50 है, अदर एक्सपेंसेस 30। तो हमें क्या आ गया, इनकम आ गई। पॉजिटिव से मुराद है इनकम और नेगेटिव से मुराद है कि इसका लॉस। ठीक है, हमारे पास पहले साल ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस कोई नहीं है और डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी कोई नहीं है। ब्रॉड फॉरवर्ड करंट लॉसेस हमारे पास मौजूद हैं, वो कितने हैं, 50,000 के। ठीक है, कितने हैं, 50,000 के। तो हमारे पास अपने जो हमारे एक्सपेंसेस आ गए उसमें से हम 30 माइनस किया। तो पहले हमने क्या करना है, एग्जाम में अपने तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो अब देखिएगा कि हमने क्या किया कि एग्जाम के अंदर पहले करंट ईयर जो लॉसेस हैं बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वो माइनस करने हैं और हमारे पास लॉस आ गया 30 का बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और हमारे पास पिछले साल की डिप्रिसिएशन भी थी या इस साल की, वो हमने माइनस की, तो हमारे पास नेट लॉस आ गया 30 का। दोबारा सुन लें कि हमारे पास जो बिजनेस का इस साल का जो गेन है वो 20 था, लेकिन जब हमने प्रीवियस ईयर के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस किया तो वो 30 आ। वो 30 जो था वो इसमें हमने ये क्या था, सारे का सारा डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की वजह से था। यानी ये जो हमारे पास ब्रॉड जो हम सॉरी ये हमारी जो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये हमारे अपने ही साल की है। हमारे अपने साल की डिप्रिसिएशन को माइनस की तो हमारे पास करंट ईयर लॉसेस आ गए वो 30 के। और ये सारे का सारा चूंकि डिप्रिसिएशन की वजह से है, इसलिए हम इसको कहेंगे अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसकी कोई लाइफ नहीं है। ईयर 2 में चलते हैं। ईयर 2 में हमारे पास दोबारा बिजनेस का गेन आ गया बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो है 40। ये जो अमाउंट में आपको देख रहे हैं, इसमें से एक हमारे पास पिछले साल की वो डिप्रिसिएशन है और एक इस साल की डिप्रिसिएशन है। जब हमने दोनों को माइनस किया तो हमारे पास करंट जो बिजनेस लॉस था वो 45 आ गया। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ना, ये आगे है कि जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसकी क्या पोजीशन है, कैरी फॉरवर्ड की क्या पोजीशन है, ये वो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको तरीकेकार बता रहा हूँ कि ये जो 45 है ये किस शक्ल में हमारे पास पड़ा हुआ है। ईयर 3 में हमारे पास है ही लॉस, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले ही लॉस आ गया। ये जो 45 है ये पिछले साल का है। ये मैं जरा थोड़ा सा कलर कोडिंग करूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये 30 जो है ये कौन सा है, ये 30 जो है ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये वाला। ठीक है, और इस साल का कितना हो गया हमारे पास 45।
तो ये 45 को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और ये 45 ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, यानी 30 पहला था, मजीद इस साल हमारे पास कितना आ गया 40। ठीक है, अब इस साल की डिप्रिसिएशन भी ये है हमारे पास, ये करंट ईयर है, ये जो आपको नजर आ रही है इसको मैं ग्रे कर दूं, ये हमारी करंट ईयर की डिप्रिसिएशन है, ये वाली दिस वन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 45 पिछला था, करंट ईयर की हमारे पास 60 आ गई, टोटल लॉस हो गया 105 का। देखिएगा कि हमारे पास जो करंट ईयर का लॉस है वो कैसे है, जो 115 है ये इससे ऊपर आपको 10 रुपए ऊपर नजर आ रहे हैं जो डिप्रिसिएशन के पहले के। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये तो इस साल का जो टोटल लॉस हमें नजर आ रहा है वो आ रहा है 1,15,000, लेकिन इसकी दो शक्लें हो गई इस दफा आके। इसमें जो 10 रुपए है या 10 मिलियन जो है वो बिजनेस लॉस है, एब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन 105 जो है ना ये हमारा क्या है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की वजह से ये लॉस बना हुआ है। ये मैंने इसको ग्रीन कर दिया, मैं जरा इसको 105 की आपको शक्ल दिखाऊं। पहले साल का 30 और दूसरे साल का हमारे पास कितना हो गया 15 और तीसरे साल का हमारे पास हो गया 60। तो देखिएगा ये कितना आ रहा है 105, ये इस तरह से 105 बना हुआ है। पहले साल का 30, दूसरे साल का 15, वो कैसे था देखिए 40 था ना, तो इसमें 13 तो ये हो गया एडजस्ट, तो बाकी क्या बचा आपके पास 10, तो वो यहां से निकल गया, तो नेट आपके पास जो बचा वो 45। इस 45 में 30 पिछला था तो 15 इसका हो गया, इसको दोबारा देखिएगा, पहले साल का 30, 15 अगले साल का, प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड 30 आपका 45 हो गया, फिर 60 प्लस 45 ये आपके पास 105। इस साल का जो 115 है उसमें 10 जो है वो कौन सा है, बिजनेस लॉस है जो डिप्रिसिएशन की वजह से नहीं है, ये वाली फिगर आ गई। इसकी जो लाइफ है ना 10 की, ये 6 साल है, ये 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब हम फोर्थ ईयर में हमारे पास गेन आ गया 20 का। जब गेन आता है तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करना है, तो 10 को हमने यहां एडजस्ट किया। ठीक है, पहले इसको एडजस्ट किया तो हमारे पास 10 आ गया, हमारे पास 10 आ गया प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो 105 जो था वो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ गया और 40 हमारा इस साल का था, तो टोटल हमारा लॉस आ गया 135 का, और यही 135 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसी तरह ये अगले साल भी जाएगा 135, ये 135 इस तरफ। ये नॉर्मल रूटीन है हमारे बिजनेस की, क्योंकि इस साल हमारे पास 200 का गेन आ गया तो सारे का सारा इसमें एडजस्ट हो गया। अब सुनिएगा कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 10 मिलियन या उससे ज्यादा है, तो लॉ ने एक चेंज दी, लॉ ने क्या किया, एक चेंज दी। अब जरा ध्यान से सुनना है, लॉ ने एक चेंज दी। लॉ ने कहा कि आपकी जो ब्रॉड फॉरवर्ड जो बिजनेस लॉसेस हैं ड्यू टू अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 22, 23, 24, 25, इसकी वजह से जो आपके लॉसेस हैं वो इस साल के बिजनेस इनकम को क्या कर सकते हैं, सिर्फ 50% तक कम कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, हमारा इस ईयर 2 में आइएगा, ईयर 2 में हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 40 मिलियन था। तसल्ली से आपने इसको सुनना है, कितना था 40। हमारे पास जो प्रीवियस ईयर थी वो थी 30। मैं यहाँ आपको अलग से कैलकुलेट करवाता हूँ। देखिए हमारे पास इस साल का जो बिजनेस गेन था बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाज 40,
हमारे पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस था वो था 30, और हमने अज्यूम किया इसके अंदर कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो एक्सीड कर रही है 10 मिलियन से, या 10 मिलियन है जो भी है, ये उस शर्त के साथ है। अदरवाइज अगर एग्जामिनर कोई ऐसी बात ना करे तो फिर आपने इस अजम्पशन को नहीं लेना। तो फिर ये जो 30 है ना, ये इस 40 को 50% तक कम कर सकता है। यानी 40 का 50% क्या है, इंटू 20%, 40 इंटू 50% वो है 20। अब चूंकि हमारी कंडीशन ये फॉल कर गई तो लिहाजा ये जो 30 है ना, ये इसको कितना एडजस्ट करेगा, 20, और हमारा जो आएगा वो 20 बैलेंस आ जाएगा, और इस 30 में से 10 जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दोबारा सुन लें कि अगर आपका बिजनेस का गेन या लॉस है और पिछले सालों से आपके पास अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन मौजूद है, और आपकी बिजनेस इनकम 10 मिलियन या उससे ज्यादा है, तो वो इस साल के लॉस को 50% से ज्यादा कम नहीं कर सकता। यानी आप 30 एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस साल की जो बिजनेस इनकम है उसका 50 करेंगे और बाकी सारे का सारा माइनस कर देंगे। अच्छा, क्यों करें कि हमारे पास यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर से जो लॉस आया वो 30 नहीं था, वो 15 था। क्यों करें कि वो ब्रॉड फॉरवर्ड जो था वो अमाउंट कितनी थी, 15 थी। फिर क्या करेंगे, तो फिर 40 में से सारे का सारा माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये उसके 50% से कम है, तो फिर हमारी बिजनेस इनकम ये आती 25 आ जाती। लेकिन अगर हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉसेस ड्यू टू डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है वो उससे कम है, तो क्या करना है आपने, फिर उसको 50% तक करना है। दूसरी बात कि अगर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस जो है वो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की वजह से नहीं है, तो फिर सारे का सारा एडजस्ट करेंगे। अब देखिए, मैं सिचुएशन को चेंज कर रहा हूँ। ये ब्रॉड फॉरवर्ड जो बिजनेस लॉसेस जो है वो 30 मिलियन के हैं, लेकिन हम अज्यूम करें कि ये अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन की वजह से नहीं है, नॉर्मल बिजनेस लॉसेस हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर सारे का सारा ही माइनस करेंगे, 30 ही माइनस कर। असल चीज जो आपने जहन में रखनी है, इतनी ज्यादा सिचुएशन क्रिएट करने के अलावा आपने सिर्फ एक चीज जहन में रखनी है, अगर किसी बिजनेस की टैक्सेबल इनकम जो है, क्या बात की मैंने, टैक्सेबल इनकम पहली शर्त क्या है, वो 10 मिलियन या उससे ज्यादा हो, मिलियन या उससे ज्यादा हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं कितने एडजस्ट हो सकते हैं, कितने, वो मैक्सिमम हमारे जो करंट ईयर की बिजनेस इनकम है उसका 50%, 50% तक एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो है वो हमारे डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की वजह से नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस लॉसेस जो है अदर देन डिप्रिसिएशन, तो वो कितने एडजस्ट हो सकते हैं, सारे के सारे ही फुल एडजस्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर ये लिमिट नहीं है। तो ये लिमिट कब लगनी है कि इनकम भी ज्यादा हो और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं वो हमारे डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की वजह से हो। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है, टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन या उससे ज्यादा हो, प्लस आपके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं वो ड्यू टू अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी सेक्शन 22, 23, 24, 25 इसकी वजह, तब जाके ये सिचुएशन लगेगी, अदरवाइज ये सिचुएशन आपकी नहीं लगेगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, तब जाके अप्लाई होगा। इस इलस्ट्रेशन को देख लीजिएगा, अगर ये सारी इलस्ट्रेशन आपको समझ आए, ठीक ना भी समझ आए तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, बकौल खान साहब के आपने घबराना नहीं है। बस एक बात वो याद रखनी है, जहां पर वो इशू आएगा मैं आपको क्वेश्चन के दौरान वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ये था जो आज का लास्ट टॉपिक है, जिसको फिर हम इसको कंक्लूड करें, वो क्या है सुनिएगा। वो हमारे पास है मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स क्या है कि हमारे एग्जाम में अगर टर्नओवर गिवन हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन मिलना है इंडिविजुअल और एओपी का,
और अगर वो टर्नओवर हमारा 10 मिलियन से ज्यादा हो, टर्नओवर भी हो, क्या हो एग्जाम में, टर्नओवर भी हो और 10 मिलियन से ज्यादा भी हो, तो फिर आपने मिनिमम टैक्स को कंसीडर करना है। कहाँ कंसीडर करना है? जो हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी आफ्टर टैक्स क्रेडिट, उसके साथ कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए मैं सिचुएशन बना रहा हूं कि लेट्स सपोज कि हमारे क्वेश्चन में जो टर्नओवर है, टर्नओवर की डेफिनेशन आपके लेक्चर में गिवन है। अगर हमारा टर्नओवर है 8 मिलियन का, ठीक है, अगर हमारा टर्नओवर है 10 मिलियन का, ठीक है, दो सिचुएशन मैंने क्रिएट की। और अगर हमारा टर्नओवर है 12 मिलियन का, ठीक है, और हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बन रही है, लेट्स सपोज इस सिचुएशन के अंदर, पहले इसका मैं 1.5% लूं, ये टर्नओवर टैक्स क्या है कि ये मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है जो आपने पे करनी है। हम कहते हैं जी हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 100,000। टैक्स लायबिलिटी क्या है? टर्नओवर। अब सवाल ये है कि क्या मिनिमम टैक्स यहाँ एप्लीकेबल है, यस और नो? तो इस सीन में नो। क्यों एप्लीकेबल? इसलिए नहीं है कि टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने जो टैक्स पे करना है वो कितना होगा? 1 मिलियन। समझ आ गई? अब देखिएगा इस सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 1 लाख रुपया है, तो यहाँ टर्नओवर एप्लीकेबल होगा, यस। क्यों? क्योंकि हमारी जो टर्नओवर है वो कितना है? 10 मिलियन या उससे ज्यादा है। ठीक हो गया। अब हमें टैक्स पे कितना करना है? 150,000 विच एवर इज हायर। क्यों पे करना है? लॉ ने कहा हुआ है, लॉ कहता है कि आप अपने जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, आप अपने टर्नओवर का कम से कम 1.5% से ज्यादा ही पे करेंगे, उससे कम आप पे नहीं करेंगे, उससे ज्यादा पे करेंगे, उससे कम पे नहीं करेंगे। तो हमने कहा हमारा कसूर क्या है? हमने तो पे करना था 1 लाख रुपया, तो ये 1.5 लाख रुपया है, अब क्या करें? वो कहता है कि इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, ये जो 50,000 है इसको आप क्या कर लो, अगले सालों में मेरे से इसका बेनिफिट ले लो, इसको एडजस्ट कर। ठीक है, एक नई सिचुएशन बनाते हैं इसके अंदर। हम कहते हैं अगर हमारा टैक्स है ही 2 लाख रुपया, ठीक है, अब एप्लीकेबल है नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो टैक्स लायबिलिटी है वो हमारे मिनिमम टैक्स से ही ज्यादा है, तो हम यहाँ पर देंगे ही 2 लाख रुपया। कैरी फॉरवर्ड होगा? कुछ नहीं होगा। दोबारा सुन लें कि अगर हमारा टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा है, 10 मिलियन या उससे ज्यादा है, तो हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो उस टर्नओवर के 1.5% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो हमें वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी, जो हमारा 1.5% है, वो लिमिट लॉ ने लगा दी। तो जो एडिशनल टैक्स होगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके लिए मैंने लेक्चर एक आपका यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, उसको सुन लें, उसके बाद जो क्वेश्चन हो मेरे से डिस्कस कर लीजिए।